Good MC to all of you. Welcome to all associates. राजेंद्र केवट जी, गुड MC महागुरु, गुड MC प्रमोद कुमार जी, गुड MC। सभी का स्वागत है आज के इस जबरदस्त सेशन में। संदीप शर्मा जी, गुड MC वाराणसी से, वेलकम सर। बाबूलाल, गुड MC। राजेंद्र मौर्य जी, गुड MC। सत्यम IMC, गुड MC से। मुरारी सिंह IMC। गोविंद चौरसिया जी, गुड MC सर। फटाफट जुड़ जाइए सभी, बहुत ही शानदार सेशन आज आपके बीच होने वाला है। जागो जागो, यस अनंत कुमार जी जागो, गुड MC। गुड MC परिवार, अभेश कुमार जी, गुड MC। महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, गुड MC सर, गुड MC विश्वकर्मा IMC, वेलकम सर, गुड MC। सेवा खान जी मैडम, गुड MC, वेलकम मैडम। रजौल इस्लाम, गुड MC सर, गुड MC। संदीप शर्मा जी, गुड MC वाराणसी से। जयप्रकाश सोनी जी, वेलकम सर, गुड MC। राज बहादुर पाल, वेलकम सर, गुड MC। रजौल इस्लाम जी, गुड MC। भास्कर गिरवाल, गुड MC सर, महाराष्ट्र। विष्णु, गुड MC सर, गुड MC। राज बहादुर पाल, गुड MC। थैंक यू हेवा मैडम, गुड MC। सुरेंद्र पटेल जी, गुड MC ब्रदर, गुड MC। सुहास श्रीवास्तव जी, गुड MC सर। चेयरमैन फ्रॉम रीवा, गुड MC सर। प्रविता सिंह पटेल, गुड MC मैडम। राधे श्याम कुमार, गुड MC सर, गोरखपुर से, वेलकम। राधे श्याम कुमार, गुड MC गोरखपुर से। प्रियंका सूर्या जी, गुड MC मैडम। ब्रजेश कुमार जी, गुड MC चित्रकूट, वेलकम सर, वेलकम। शैलेंद्र मिश्रा जी, जबरदस्त लीडर, गुड MC गोरखपुर से, शैलेंद्र मिश्रा जी। संजीव यादव, सुभाष श्रीवास्तव जी, यस शैलेंद्र मिश्रा जी। चित्रा मैडम, गुड MC मैडम। रामधन प्रजापति जी, गुड MC। प्रियंका सूर्या जी, गुड MC। जबरदस्त सर, फटाफट जुड़ जाइए सभी आज के इस जबरदस्त सेशन के अंदर। वेलकम टू ऑल एसोसिएट्स। यस बिंदु ठाकुर, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार सेशन होगा, बेशक शैलेंद्र मिश्रा जी, बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा। ग्रेट एक्स्ट्रा प्राउड मोमेंट ऑफ फॉर एवरी इंडियन, यस थैंक यू सर। बालन सर, गुड MC। महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, मोस्ट वेलकम सर, गुड MC, थैंक यू। धर्मराज फ्रॉम कानपुर, वेलकम सर, गुड MC। ओके मीरा यादव, गुड MC। वेलकम टू ऑल क्राउन प्रेसिडेंट्स। मैं स्वागत करता हूं हमारे भविष्य के सभी क्राउन प्रेसिडेंट्स का इस आज के जबरदस्त लाइव सेशन के अंदर। क्योंकि स्पेस के अंदर जितने भी लोग हमारे ऑडियंस होते हैं, हमारे जो दर्शक होते हैं, वो सारे के सारे इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। और निश्चित ही कुछ ही वर्षों के अंदर वो सारे के सारे लोग इस बिजनेस के अंदर, इस IMC बिजनेस के अंदर एक शानदार लेवल
जो क्राउन प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है उस लेवल को अचीव करने वाले हैं। तो एक बार फिर से हमारे तरफ से, हम दोनों की तरफ से, हम पिता और पुत्र दोनों की तरफ से इस शानदार लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माय डियर फ्रेंड, यह जो लाइव सेशन आज होने जा रहा है, यह लाइव सेशन आज भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बहुचर्चित पेज, सबसे शानदार पेज, सबसे एक्टिव पेज, सबसे बेहतरीन पेज और सबसे ज्यादा इफेक्टिव पेज के अंदर होने जा रहा है। यह पेज आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है माय डियर फ्रेंड। कोरोना के समय एक सोच एक शख्सियत के अंदर आई थी और उन्होंने काम करने के लिए इस पेज को बनाया, इस पेज को निर्माण किया और आज ये पेज देखते देखते पूरा एमसीएन के जवान पे इसका नाम रख गया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पेज चर्चा के अंदर। तो आज इस पेज के माध्यम से हमें अपनी सोच को, अपने विचार को आप सबके बीच में रखने का अवसर मिला। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आज हमें इस काबिल समझा गया कि हम अपने विचार को, अपनी सोच को आप सबके बीच रख सकें। साथ ही साथ इस पेज को मैं पेज नहीं कहूंगा, इसे मैं एक क्रांति कहूंगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि यह पेज लगातार सतत आप सबके जीवन में परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास करिए माय डियर फ्रेंड। हर दिन कोई नया नया लीडर आता है और आपको अपने अनुभव को बताता है और आप उनके अनुभवों से सीखकर अपने जीवन के अंदर वाकई बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस क्रांतिकारी पेज को बनाने वाले, इस क्रांतिकारी पेज को जन्म देने वाले, इस क्रांतिकारी सोच को जन्म देने वाले इस महान शख्सियत, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। बहुत गर्व होता है ये बताते हुए आप सभी को कि वो आईएमसी के अंदर बहुत ही टॉप लेवल में है। आईएमसी के सबसे धाकड़ लीडरों में उनकी गिनती होती है। अपने टीम के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। एक गार्जियन की तरह लगातार हमें समझाते हैं, डांटते हैं और प्यार भी करते हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने कहा था कि मैं डांटता भी उन्हीं को हो जिनसे मैं प्यार करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं उनके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, उस शख्सियत के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, उस क्रांतिकारी व्यक्ति के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि हुआ वही सूरमा इस जग में जो खुद की राह बनाता है। कोई चलता है परिचिन्हों पे, कोई खुद परिचिन्ह बनाता है। तो माय डियर फ्रेंड, उन्होंने अपने काम के तरीकों को अंजाम दिया, बदलाव लेके आया और इस पेज के माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लेके आए। मैं उस शख्सियत का नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस करता हूँ, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। वो कोई और नहीं, हम सबके चहीते, हम सबके प्यारे, बहुत ही लाजवाब पर्सनालिटी, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, आईएमसी के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट, रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउन प्रेसिडेंट डॉक्टर डीएन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत बहुत आभारी हूं सर कि आज आपने हमें अवसर दिया इस पेज के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से बात करने का, पूरे भारत से बात करने का। और वाकई ये पेज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ अगले क्रम में मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा इस खूबसूरत सिस्टम को जन्म देने वाले, इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को पैदा करने वाले, इस बेहतरीन काम को हम तक पहुंचाने वाले हम सबके चेयरमैन फाउंडर श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी एवं उन्हीं के सुपुत्र जो भारत के सबसे कम उम्र के एमडी हैं। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, जिनको भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे शानदार शख्सियत, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, श्री डॉक्टर अशोक भाटिया एवं उनके सुपुत्र श्री सत्यन भाटिया जी का मैं तहे दिल से आभारी हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। दोस्तों, वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि जब मैंने उनको देखा, एक पिता और पुत्री की जोड़ी मिलके हिंदुस्तान में बैठ के, एक पिता और पुत्री की जोड़ी मिलके हिंदुस्तान में बैठ के पूरे विश्व पटल में इस खूबसूरत बिजनेस को लेके जाने की सोच रख सकते हैं। क्योंकि हमारे आईएमसी बिजनेस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, यानी कि इंटरनेशनल शब्द पहले ही लगा हुआ है। यानी कि जिस दिन इस कंपनी का निर्माण हुआ, जिस दिन ये कंपनी पैदा हुई, उसी दिन इसकी जो सोच है हमें ये प्रदर्शित करती है कि हमारा जो बिजनेस है नेशनल लेवल में नहीं, इंटरनेशनल लेवल का है। तो इस शानदार सोच के साथ इस आईएमसी बिजनेस की शुरुआत हुई। तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कि जब एक पिता और पुत्र मिलके इस शानदार बिजनेस को विश्व पटल तक लेकर जा सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में बैठे ये पिता और पुत्र की जोड़ी निश्चित ही हिंदुस्तान में अपने नाम का झंडा तो गाड़ ही सकती है। इसी सोच के साथ हमने भी इस काम की शुरुआत की। साथ ही साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हम सबके ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटोर, हमारे आदर्श, हमारे इंस्पिरेशन, जिन्होंने हमें इस बिजनेस को करना सिखाया,
उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया, हर सुख दुख में हमारे साथ रहे, हमेशा हमारा सहयोग किया, हमेशा हमें मोटिवेट किया, जब भी हम गिरे तो हमें उठाया। एक शानदार पर्सनालिटी जो कि आईएमसी के अंदर टॉप लेवल पे हैं, जो आईएमसी के अंदर टॉप अर्नर हैं, जिन्होंने साइकिल से BMW तक का सफर तय किया, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने लोगों के जीवन में प्रकाश लाया, उजाला लाया। एक ऐसी शख्सियत, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, बड़ा फख्र होता, बड़ा गर्व होता है और बहुत मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने हमारे जीवन के अंदर 360 डिग्री का परिवर्तन लेके आया। वो कोई और नहीं, नेल्सन मंडेला अवार्ड धारक, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर अजय जी शर्मा जी। मैं एक बार उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे पूरे जीवन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लाया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, माय डियर फ्रेंड। साथ ही साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा जिनके कारण आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, जिनके कारण आज हम आप सबसे बात कर पा रहे हैं, जिनके कारण आज हमारा ये लेवल है, हमारा ये रुतबा है। मैं बात कर रहा हूं अपनी शानदार टीम का। वाकई माय डियर फ्रेंड, मैं तो चाहता हूं कि अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य का इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं नाम लूं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। हमारी टीम इतनी शानदार टीम है माय डियर फ्रेंड, इतनी पोटेंशियल है उसके अंदर, इतनी क्षमता है उसके अंदर, वो हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन सकती है, पूरे भारत की नंबर 1 टीम बन सकती है। इतनी क्षमता वाली टीम के साथ आज मैं काम कर रहा हूं, हम काम कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद कहूंगा अपनी टीम के लिए। मैं हर व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। बस मैं उनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान जिन रिश्तों को खून के बंधन में बांधना भूल जाता है, कि भगवान जिन रिश्तों को खून के बंधन में बांधना भूल जाता है, तो उन्हें फिर अपलाइन और लाइफलाइन बना के भेज देता है। उन्हें फिर अपलाइन बना के भेज देता है। वो हमारे सगे से भी बढ़ के होते हैं, हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारे बारे में अच्छे विचार लेके आते हैं। तो मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो भविष्य में अपने सपनों को अवश्य पूरा करें और लगातार संघर्ष पथ पे आगे बढ़ते रहें। साथ ही साथ आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है, बड़ा फख्र होता है कि जिनके कारण मैं इस बिजनेस में हूं, जिन्होंने मुझे इस धरती पे लाया और जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आप सबसे बात कर पा रहा हूं, जिनके लेवल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और जिनके कारण आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूं, हमारे अनुभव के जो मालिक हैं वो और कोई नहीं, मध्य प्रदेश की धरती पर विंध्य क्षेत्र में इस बिजनेस की शुरुआत करने वाले गुरुओं के गुरु, महागुरु, हमारे मेंटोर, हमारे आदर्श, हमारे पिता, हमारे ग्रेट अपलाइन एम्बेसडर स्टार मिस्टर गुलाब चंद्र नामदेव जी। एक बार उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आज के इस सेशन की जो शुरुआत है उनके ही मुखारबिंद के माध्यम से हो और उनकी संघर्ष से सफलता तक की जो कहानी है उन्हीं की जुबानी हम सुने। तो कार्यक्रम का जो आगाज है मैं उन्हीं के माध्यम से करना चाहूंगा। तो आप सबके सहयोग से, आप सबके जबरदस्त तालियों के, आप सबके सम्मान से मैं आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को वहां तक पहुंचाऊंगा जहां से बिजनेस की शुरुआत हुई। तो मैं आप सबके जबरदस्त तालियों के साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करना चाहूंगा एम्बेसडर स्टार मिस्टर गुलाब चंद्र नामदेव जी। वेलकम सर। दोस्तों गुड एमसी, कोई माने या ना माने यह हकीकत है, आईएमसी करना हर घर परिवार की जरूरत है। दोस्तों नाम गुलाब नामदेव और जैसे भी सीएम जी से बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन दोस्तों इस सिस्टम को जो चालू करने के पहले हमने वास्तव में क्या, हर एक व्यक्ति का एक जज्बा होता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद उसका एक उद्देश्य होता है कि जीवन मुझे एक नौकरी भी करना है। दोस्तों आज ये सिस्टम पे आने से पहले मैंने एक नौकरी पे था, लेकिन आज के लगभग 4-5 माह यानी 2 वर्ष पहले से मैंने नौकरी से इस्तीफा देने के लिए हमने प्रयास किया था। दोस्तों जिस समय मुझे नौकरी तो मिल गई, लेकिन उस नौकरी को करते हुए मेरे मन में अक्सर एक बात आती थी कि खर्च बढ़ते ही जाना है, इनकम बढ़ाइए दोस्त, आईएमसी दर पे खड़ा है, इससे हाथ मिलाइए दोस्त। ये जज्बा मेरे मन में अक्सर ये बात आती कि नौकरी करके मैं जीवन में कभी एक अमीर या अमीर की सोच का नहीं बन सकता। ये बातें अक्सर मेरे मन पे आती।
वास्तव में कहते मानव तन भाग्य से, लेकिन ऐसा सिस्टम बड़े सौभाग्य से। परमात्मा अवसर तो देता है, कोई अपनाता है और कोई ठुकराता है। परमात्मा मुझे भी अवसर दिए, और जैसे अवसर मिलने के बाद दोस्त उस समय, लेकिन अवसर जो मुझे मिला, मेरी स्थिति ये हो चुकी थी कि मैं बहुत ज्यादा स्वास्थ्य अस्वस्थ हो चुका था। अस्वस्थ होने के बाद ये सिस्टम मुझे मिला, और ये तक कि डॉक्टर मुझे इस धरती से पूरा निगलेक्ट कर दिए थे कि आपकी स्थिति क्या हो सकती है, आगे बारे में क्या बताएं। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, परमात्मा कुछ अलग ही प्यारा था, और इस सिस्टम को पाने के बाद मैं लोगों से रूबरू होना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। उस समय मुझे स्वास्थ्य इतना खराब होने के बाद हमारे मध्य प्रदेश में कहीं एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलते थे। शिवम जी उस समय पढ़ाई कर रहे थे, पन्ना पे रहते, और मेरे भाई उस समय मैंने इनका पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवाया था कहीं कर्ज लेकर के, इसलिए नौकरी करके मैं जीवन में एक बहुत बड़ा जज्बा अपना तैयार नहीं कर सकता था। तो उस समय जब स्थिति होती, मैं लोगों से बताता, प्रोडक्ट न मिलता, मैं यूपी जाता और यूपी से प्रोडक्ट लेकर आता। लेकिन आज यहाँ पर मैं उनका हर एक शब्द सुनकर मैं ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा प्रमोट हो जाता, मैं बैटरी में ही बैटर बन जाता। वो थे डीएन सिंह जी और अजय शर्मा जी। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जोरदार ताली मेरे दोस्त। तो अक्सर मैं नाम सुनता, और उसके बाद मैं काम को करना शुरू कर दिया। जब काम को करना शुरू किया, आज मध्य प्रदेश में कोई दुकान ना होती, स्टेट ऑफिस नहीं थी, इसके लिए मुझे हेड ऑफिस तक जाना पड़ा। और मेरे उस समय मेरे पास सिर्फ एक स्कूटर थी, जो स्कूटर मैंने 23 रुपए का सेकंड हैंड लिया था, जिसमें 1 लीटर मट्टी का तेल, 1 लीटर पेट्रोल डलवाता और आईएमसी भी करता। उस समय लोग मुझे न जाने कितने लोग हंसते, और हंसते क्या कि उपहास, उपेक्षा और विरोध, इन तीनों को मुझे सामना करना पड़ता। लेकिन मेरे भाई सिर्फ जज्बा था, एक जज्बा को मैं एक जीवन को चैलेंज मान गया था। उस समय तो मैंने एक संकल्प लिया था कि संकल्प लिए हमने हवा में चिराग जलाएंगे, इस आईएमसी जैसे सिस्टम को घर घर तक पहुंचाएंगे। मैंने हार को नहीं माना और जीवन को एक चैलेंज समझा। फिर लास्ट में मैंने तो इस बात को स्वीकार किया, इंसान की आदत ही उसका भविष्य होता है। मैंने कुछ अपनी आदतों को चेंज करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं संगीत में और राजनीति में साथ में खेल ही मेरा काफी इंटरेस्ट होता। लेकिन ये लगा कि मेरा जीवन आने वाला भविष्य ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बीच में बहुत स्थिति बीच में होती गई। लेकिन मेरे दोस्त, ये बताऊं कि आईएमसी मिलने के बाद मुझे ये लगा आने वाला जो मेरा परिवार भी खुशहाल नहीं हो सकता, इसलिए मैं कहीं ना कहीं एक ट्रेन का इंजन होता था, और डब्बे तो मेरे घर पे होते हैं। मैडम हो गई, बच्चे हो गई, पत्नी के साथ साथ मेरा पूरा परिवार होता था। लेकिन ये लगा कि यदि मैं अच्छा नहीं बन सका तो मेरा आने वाला परिवार भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो मुझे अच्छा बनने के लिए कहते ना कि सही समय और सही समझ यदि व्यक्ति को मिल जाए तो इंसान अमीर जरूर हो सकता है। और ऐसा वक्त आया, और हर व्यक्ति के सामने ऐसा व्यक्ति आता है कि उसको लोग सही समझ और सही समय की कीमत कर जाएं तो निश्चित सफलता मिल जाती है। जब मैं आईएमसी करता, लोगों को बताता, तो लोग अक्सर यही बोलते कि गुलाब जी नौकरी मिल गई है, इसको आप अच्छे ढंग से करें। उस समय मुझे भी लोग कहते हैं कि अहम बहम शर्म, ये इंसान को 3 चीज कर देती है खत्म। मुझे अहम बिल्कुल नहीं होता। यदि कोई मान गया तो नो नेक्स्ट का ये परिभाषा मैंने सीखा था। बात को माना तो मैंने प्लान बताया, नहीं माना तो आगे बढ़ते गए। और जब आगे को बढ़ते गए तो निश्चित है मुझे लोग अच्छे मिलेंगे, और अच्छे मिलते गए। आज वो दिन दूर नहीं है कि हमारे टीम में एक बहुत बड़ा एक जज्बा और सिर्फ आदत को हमने चेंज करना स्वीकार किया। शिवम जी को मैंने एक ही बात, उनका पॉलिटेक्निक करवाने के बाद इनके मन में एक ही बात रखा था कि बेटा अभी तू मेरे नाम से जाना जाता है तो मुझे कोई खुशी नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं तेरे नाम से जाना जाऊं तब मुझे खुशी होगी। यदि हर बालक इस बात को एक जज्बा स्वीकार कर लें, एक चैलेंज स्वीकार कर लें, तो हर पिता का नाम बड़ा हो सकता है। आज ये सिस्टम को हम दोनों लोग एक पूरे जजमेंट के साथ काम करने के तरीके कैसे करना है, इसको बड़ा करने की पूरी प्लानिंग बना चुके हैं। और अक्सर मैं मंच पे एक बात बोलते थे कि आग लगा लो सीने पे जब तक लाख न आए महीने पे। सिर्फ लाखों रुपए कमाने के जज्बा था। बात यह नहीं थी कि मैं आईएमसी से या किसी क्षेत्र में लाखों रुपए नहीं कमा सकता, लेकिन मान सम्मान, परिचय, स्वास्थ्य, साथ में
देश दुनिया घूमना, ये सब चीजें हमें आईएमसी के अलावा किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल सकती थी। तो मेरे दोस्त, आज हम चाहते हैं कि हर परिवार आईएमसी को स्वीकार करें, काम करने की एक तजुर्बा बनाएं कि कैसे करना है। एक संगत कहते जिसकी जैसी संगत उसकी ऐसी रंगत। मैंने संगत को चेंज किया, आज मैं आपके सामने हूं, एम्बेसडर लेवल पे एक खुशहाल जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन आगे काम करने का जज्बा बहुत बड़ा है। बस ज्यादा वक्त नहीं, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। वाह, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आपने सर के संघर्ष से लेकर सफलता तक की जो कहानी है, सर की जवानी सुनी, और जिस संघर्ष की कहानी को आज आप सुन रहे हैं, मैं उसका साक्षी हूं, मैं उसका प्रमाण हूं, और मैंने उन सारी चीजों को अपने इन्हीं नजरों से बहुत करीब से देखा। माय डियर फ्रेंड, लोग बोलते हैं इस बिजनेस में मैं क्यों विश्वास करूं, लोग बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर क्यों भरोसा करें, लोग बोलते हैं कि सिस्टम के अंदर क्या ऐसा है, क्या ऐसा खास है कि जो इसके अंदर बिलीव करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट किसी इंसान को एक नया जीवन दे सकते हैं, एक नया जीवन दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जो इंसान मृतक अवस्था में पहुंच जाए और जिसको डॉक्टर मना कर दे और जिसे छत बिछत स्थिति में लेटा दिया जाए, वो इंसान को एक ये आईएमसी की जो श्री तुलसी है, आईएमसी का जो हमारा एक शानदार प्रोडक्ट है, जिसको मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट आईएमसी की श्री तुलसी। इस प्रोडक्ट का मात्र इस्तेमाल करके आज सर हम सबके सामने बैठ के बातें कर पा रहे हैं। जितना इन्होंने संघर्ष किया, अगर ये आईएमसी का प्रोडक्ट उनके पास ना होता तो हो सकता है कि आज ये जीवन न जी रहे होते, और हमारी भी स्थिति आज कोई सामान्य स्थिति होती, हम भी कहीं रोड पे पड़े होते। अक्सर बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो मेरे से बोलते हैं कि शिवम जी, मैं भी आगे निकल जाता, काश मेरा भी बेटा आपके जैसे होता। तो मैं उनसे बोलता हूं, मैं उनसे कहता हूं, माय डियर फ्रेंड, आपका बेटा ऐसा तब होगा जब मेरे पिता जैसे आप बनेंगे। तो अपने बेटों को, अपने औलाद को हमें दोष देने के बजाय हमें खुद के अंदर सुधार करना चाहिए कि अगर आप गुलाब नामदेव जैसे बन सकते हैं तो निश्चित ही आपके घर में जो बेटा है 100% शिवम नामदेव बनेगा, 100% शिवम नामदेव बनेगा। लेकिन आपको गुलाब नामदेव बनना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वंस अगेन 170 लोग करीबन आज जुड़े हुए इस मंच के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर, और सारे के सारे सीरियस लोग हैं, मुझे पता है, क्योंकि इस पेज के अंदर वही आते हैं जिनको अपने सपनों से प्यार होता है, और सपना देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि आप उस दिन नहीं मरते जिस दिन आप मर जाते हो, आप तो उसी दिन मर जाते हो जिस दिन आपके सपने मर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, कि जिंदा होने का सिर्फ एक ही प्रमाण है, जिंदा होने का सिर्फ एक ही प्रमाण है कि आपके सपने जिंदा हो, अन्यथा आप एक निर्जीव हैं, आप एक पशु समान हैं। तो हमारे पास भी कुछ सपने हैं, हमारे भी कुछ ड्रीम है, हमें भी अपने जीवन में कामयाबी चाहिए। इस बिजनेस में आने से पहले, जैसे कि सर ने बताया कि आप हमें कुछ उधार लेके, कुछ ब्याज में पैसा लेके हमें पॉलिटेक्निक में एडमिशन दिलाए थे, और पॉलिटेक्निक में जाने का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। और हर पिता एक बात जानता है, हर पिता एक बात चाहता है कि जिस भी लेवल पे मैं हूं, जिस भी मुकाम पे आज मैं हूं, उस मुकाम के ऊपर, यानी कि जो उनके ऊपर अधिकार जमा रहा है, उस लेवल को वो प्राप्त कराने के लिए प्रयास करते हैं। यानी कि ये टाइम कीपर थे, तो उनके ऊपर एक अपलाइन, जो उनका जो बॉस था वो कौन था, एक इंजीनियर था। तो इन्होंने बोला कि बेटा तुझे कुछ और नहीं, तुझे अब इंजीनियर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। मेरे से कुछ नहीं बात हुई, तुम्हें क्या करना है, क्या लाइफ में तुम्हें आगे जाना है, क्या सोचना है, क्योंकि पढ़ाई के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस मेरी थी नहीं। मैं एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा आगे था, यानी कि ढोलक तबला में बजाता था, और साथ ही साथ फुटबॉल के अंदर बहुत शौक था। और बचपन में मैंने सोचा था कि इन दोनों चीज के अंदर ही मैं करियर बनाऊंगा, इन दोनों ही चीज के अंदर मुझे करियर भी बनाना था। बहुत सारे यूथ आज के टाइम पे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन दोनों चीज के अंदर मैं करियर बनाता भी तो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश स्तर तक ही जा पाता। लेकिन ये बिजनेस आज मुझे राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाया है, राष्ट्रीय स्तर तक लेके गया है। यस माय डियर फ्रेंड, अगर जिस दिन मेरा हाथ और पैर काम करना बंद कर देता तो हो सकता है मेरा फुटबॉल रखा रह जाता और मेरी ढोलक भी रखी रह जाती। लेकिन ये बिजनेस शरीर है तो भी इनकम देगा, शरीर नहीं है तो भी इनकम देगा। तो उस वक्त इन्होंने मुझे पॉलिटेक्निक में एडमिशन दिलाया, वहां भी मेरा कुछ खास पढ़ाई में मन लग नहीं रहा था। मेरा जो ट्रांसफर है, कॉलेज का ट्रांसफर हो गया
पन्ना से लगभग 50 किलोमीटर दूर पवई एक गांव है, वहां हमारा कैंप पहुंचा। मैं वहां पे पहुंचा तो हमारी जो कॉलेज और हमारे रूम की जो दूरी थी लगभग 5 किलोमीटर थी। और हमारा जो पैसा है, पैसा हमें यहाँ से बस के माध्यम से भेजा जाता था, तो बस के माध्यम से मुझे कुछ पैसे और एक डायरी भेजी गई, जो डायरी मेरे पास आज भी रखी हुई है। उस डायरी को भेजा गया मेरे पास और बोला गया कि बेटा पढ़ाई तो तुम कर ही रहे हो, जितना कर रहे हो वो मुझे भी पता है, तो मैं कुछ नहीं, कुछ लोगों का नाम इस पे लिख के हमें व्हाट्सअप कर देना है या भेज देना है। मैं उनसे बात करूंगा, एक नए बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर लोगों को हम जोड़ेंगे और हमारी आमदनी को बड़ा करेंगे। मुझे ये बात बहुत अटपटी लगी, क्योंकि मेरे अंदर एक फॉल्स ईगो था। हर व्यक्ति के अंदर होता है, जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो उसके अंदर एक फॉल्स ईगो होता है, उसके अंदर एक एटीट्यूड होता है, एक गंदा एटीट्यूड होता है कि यार मैं पढ़ लिख रहा हूं, मैं छोटा मोटा ये काम करूंगा। लेकिन मेरी हैसियत मुझे तब समझ में आई जब मेरे ही कॉलेज के मेरे ही सीनियर हमारे कॉलेज में 80-90% लाने के बावजूद भी 4 साल 5 साल 6 साल कोई खास परिवर्तन अपने जीवन में नहीं कर पाए, वो सामान्य जिंदगी जी रहे थे। जब मैं उनसे फोन लगा के उनसे बात करता तो एक ही चीज बोलते थे कि शिवम जी, डिप्लोमा तो मेरा रखा हुआ है, मैं फौज की तैयारी कर रहा हूं, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूं। तो मैं उनसे सवाल पूछता, आपने जो डिप्लोमा किया, आपने जो पैसे डाले वो कहाँ गए? बोला वो कुछ खास काम नहीं आ रहा है, क्योंकि आज जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो बहुत इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है। अगर कमाना है तो घर से जाना पड़ेगा दूर, 500-600 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा आपको। यस, तो मुझे अपनी औकात समझ में आ गई, क्योंकि वो 90% लाते थे और मैं मात्र 50% लाता था। उनके 90% में मैं 2 बार पास हो जाता। इतने कम मेरे नंबर हुआ करते थे माय डियर फ्रेंड, इतने कम नंबर हुआ करते थे मेरे पढ़ाई के समय में। बट उस समय मैंने एक हिम्मत जुटाई, थोड़ा सा लगा कि चलो पापा जी हैं बोल रहे हैं, तो मैं उस बात को स्वीकार किया, क्योंकि कौन टाले बार बार, क्योंकि वहीं से मुझे पैसे आना है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो बात तो माननी पड़ेगी। मैंने बात माना और कुछ लोगों के नाम लिखे, कुछ नंबर्स लिखे, और फिर गुलाब सर का मेरे पास कॉल आता है कि बेटा इन सभी लोगों को इकट्ठा करो, एक मीटिंग करना है। हमने बोला काहे की मीटिंग करना है, क्लास लगती है ऑलरेडी हमारी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मीटिंग करना है, कंपनी की हमने शुरुआत की है, इस बिजनेस के बारे में हमें लोगों को बताना है। मैंने बोला चलो ठीक है, हम ट्राई करते हैं। मैं गया लोगों के पास, मैं लोगों को जाके बताया, लोगों से मैंने बात की, लोगों से मैंने चर्चा की। तो लोगों ने कहा ये उल जुलूल काम हमसे नहीं होगा, ये उल जुलूल हमसे काम नहीं होगा, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, ये उनके काम है जिनके पास कोई काम ही नहीं होता, ये अनपढ़ों के लिए है, जो कुछ नहीं कर पाए लाइफ में वो करेगा। यस माय डियर फ्रेंड, फिर भी मैंने दिमाग लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि सारे के सारे बच्चे घर से बाहर रहते हैं। उनको मैंने ऑफर दिया, मैंने बहुत बड़ा ऑफर दिया, मैं कह सकता हूं। ऑफर ये था कि आप सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं सबको पार्टी देने वाला हूं, सबको मैं समोसे खिलाने वाला हूं। और 20, 21, 22 की उम्र जो होती है, समोसे के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। तो गुलाब सर यहां से पहुंचते हैं 2 लोग को लेकर अपने गाड़ी में, और वहां पे मैं 50 लोग को बैठाता हूं, इसलिए नहीं कि मीटिंग करना, इसलिए कि उनको सबको समोसे खाना है। सब लोग बैठे, 2 घंटे का सेशन चलता है, गुलाब सर ही प्लान देते, गुलाब सर ही डेमोन्स्ट्रेशन करते, मैं भी चुपचाप सुन रहा हूं बैठ के कि ये क्या कर रहे हैं, क्या चीजें हैं, क्या जादू दिखा रहे हैं सब। क्योंकि मेरे अंदर अभी भी फॉल्स ईगो था, मेरे अंदर अभी भी अहंकार था, और उस अहंकार का ज्ञान भी नहीं था मुझे। मजे की बात ये, देन उसके बाद जब वो चले गए, यकीन मानिए एक भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं आया, एक भी बंदा हमारे साथ नहीं आया। पूरी तरह से नेगेटिव हो गया माहौल। उल्टा हमें कोसना शुरू कर दिए, अरे आईएमसी वाले, अरे आईएमसी की मीटिंग कब होगी, अरे दोबारा कब समोसे खिलाओगे, ऐसे मजाक करना शुरू कर दिए थे लोगों ने। मैंने उनको समोसे खिलाया था। गुलाब सर वापस चले आए, कुछ समय बाद कॉल करते हैं, बेटा क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, अब दोबारा लेके भी मत आइएगा। लेकिन उन्होंने बोला हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, ये बिजनेस हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हमारे एक अपलाइन है, अजय कुमार शर्मा जी नाम है, जिन्होंने 8-9 साल के अंदर कितनी गाड़ियां बदल दी। आज 2 लाख का उस समय शुरुआती टाइम पे आउट था, आज 20-20 लाख की आमदनी हो रही है। मैं बोला ये मजाक मेरे से करेंगे क्या, मैं ही मिला था इनको। बट माय डियर फ्रेंड, जब मैं लोगों से बात करता था इस बिजनेस के बारे में, रिजल्ट अच्छा है या बुरा है वो मैटर नहीं करता था, लेकिन बात करते समय जो मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा था, यानी कि जीवन के इस स्तर से जीवन के इस स्तर में पहुंचने के बीच का जो सफर था, उसको मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। दिक्कतें आई, समस्याएं आई, लेकिन मैंने एक बात कही सुनी थी कि एक बार दुबई के जो संस्थापक हैं, दुबई के संस्थापक राशिद शेख, जिन्होंने दुबई को बनाया है, आज इस काबिल बनाया, इस कदर इस लेवल पे, इस मुकाम पर पहुंचाया है, दुबई के संस्थापक राशिद शेख से एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि
आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? तो राशिद शेख जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया और कहा, बोला कि मेरे पिता ऊंट से चलते थे। गौर करिएगा माय डियर फ्रेंड, मेरे पिता ऊंट से चलते थे, मैं मर्सिडीज से चलता हूं, और जो मेरा बेटा आएगा वो रेंज रोवर से चलेगा, लेकिन उसका जो बेटा आएगा वो पुनः ऊंट से चलेगा, वो पुनः ऊंट से चलेगा। यानी कि मेरे पिता जो है ऊंट से चलते थे, मैं मर्सिडीज से चलता हूं, मैं मर्सिडीज से चलता हूं, और जो मेरा बेटा होगा वो रेंज रोवर से चलेगा, जो उसका बेटा आएगा वो पुनः ऊंट पे आ जाएगा। ये बात पत्रकार को समझ में नहीं आती है। पत्रकार पुनः सवाल पूछता है, कृपया आप हमें आसान शब्दों में समझाइए, कृपया आप हमें आसान शब्दों में समझाइए, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। उस पत्रकार ने राशिद शेख से बोला, तो राशिद शेख जी ने उसको जवाब दिया और कहा कि कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। गौर करिएगा, ये कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है, मजबूत इंसान कठिन समय को आसान बनाता है, और आसान समय इंसान को कमजोर बनाता है, और कमजोर इंसान ही कठिन समय को पैदा करता है। यस, कि कठिन समय ही इंसान को मजबूत बनाता है, मजबूत इंसान ही कठिन समय को आसान बनाता है, और आसान समय ही इंसान को कमजोर बनाता है, और कमजोर इंसान ही कठिन समय को पैदा करता है। माय डियर फ्रेंड, कोई भी स्थिति परिस्थिति आसान व कठिन नहीं होती, उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति उस समय को किस प्रकार से रिलेट कर जाता है, किस प्रकार से झेल जाता है। क्योंकि हम इंसान हैं, हम सदैव परिवर्तन कर सकते हैं, हमेशा परिवर्तन कर सकते हैं, हमेशा बदल सकते हैं, हमेशा अपडेट हो सकते हैं, हमारे अंदर हमेशा विकास हो सकता है। मुझे याद आ रही है एक बार की बात है कि एक गोरखा था, गोरखा जिनकी कहानी आप हमेशा सुनते होंगे। गोरखा ने एक बात बोल दी, किसी महान जनरल कर्नल एक बात बड़ी अच्छी बोली थी कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो वो या तो गोरखा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। तो वो गोरखा जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता था बहुत कम उम्र से, और रोज चढ़ता रोज गिर जाता, रोज चढ़ता रोज गिर जाता, और यही प्रक्रिया उसने 17 साल तक किया। 17 साल तक उसने लगातार चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा, 17 चढ़ा उतरा। ये घटना उससे बार बार होती थी। तभी एक व्यक्ति उससे सवाल पूछता है कि भाई तेरे अंदर इतना मोटिवेशन आता कैसे है, तेरे अंदर इतना जोश आता कैसे है, तो ये कैसे बार बार कर पाता है? मैं तो 2 बार गिरता तो घर वापस चला जाता, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई? तो उस गोरखा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जब मैं इस पे चढ़ता था और जब मैं यहां से गिरता था, तो नीचे खड़े होके, धरातल पे खड़े होके उस पहाड़ की चोटी को देखता था और एक बात कहता था कि ऐ माउंट एवरेस्ट, तू निर्जीव है, तू अब बढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं एक इंसान हूं, मैं एक सजीव हूं। अगली बार जब भी आऊंगा तो कुछ न कुछ नया सीख के, कुछ न कुछ अपडेट करके आऊंगा, कुछ न कुछ बदल कर आऊंगा। लेकिन वो माउंट एवरेस्ट बदल नहीं सकता। यही बात उसके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, दृढ़ निश्चय पैदा करता था, उसको शक्ति देता था। 17 साल तक लगातार उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के गिर जाने के बाद बार बार चढ़ने की हिम्मत देता था। ये प्लान, ये प्रोडक्ट, ये प्रोफाइल यहीं के यही रहेंगे। अगर इसमें एक बार आप हार जाते हैं, 2 बार आप हार जाते हैं, आप 17,000 बार हार जाते हैं, आप फिर से ट्राई करिए, क्योंकि आपकी जो सफलता है एक बार और ट्राई करने पे ही संभावित है कि आपको मिल सकती है। यस माय डियर फ्रेंड, और आज जिस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं हूं, जिस बिजनेस के अंदर आज मैं हूं, युवाओं के लिए ये एक वरदान है। देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश के अंदर बढ़ती हुई बीमारी, देश की सबसे सुरक्षित जो जॉब है, आर्मी की जॉब, जो लोग डिंडोरा पीटा करते थे, यार ये केंद्रीय नौकरी है, ये कभी हिल नहीं सकती, ये केंद्रीय नौकरी है, ये गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, कभी हिल नहीं सकती, इसको कुछ नहीं होने वाला है, सारी नौकरियां त्रस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन ये आर्मी की जॉब हिल नहीं सकती। अभी हाल में आपने देखा है कि योजना आती है, अग्निपथ योजना, और सारी जॉब को हिला के रख के चली जाती है। आज हमारे देश के जो लोग देश सेवा की भावना के साथ दिन रात मेहनत करते थे, सुबह से शाम तक दौड़ा करते थे, अपनी छाती फुलाते थे, कहीं लंबाई बढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन
सरकार ने देखा लोगों की संख्या बढ़ रही है, ये जो एम्प्लॉयमेंट है ना माय डियर फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट जो भारत में बढ़ रही है, एक ये जहर की तरह काम कर रहा है। अगर आपको इकट्ठा खिला देंगे ना, सारे के सारे मर जाएंगे। ये आपको धीरे धीरे दिया जा रहा है, धीरे धीरे नौकरियां खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे जॉब को कट आउट कर रहे हैं। आप देखिए ना, आज 20 सालों के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। पिछले 1000 सालों में जो परिवर्तन नहीं आया, पिछले 100 सालों के अंदर आ गया। पिछले 100 सालों के अंदर जो परिवर्तन नहीं आया, पिछले 10 सालों के अंदर आ गया। और पिछले 10 सालों के अंदर जो परिवर्तन नहीं आया, ये कोविड के टाइम पे आ गया भैया, कोरोना के समय पे आ गया। आप देखिए ना, पिछले 2 साल को आप देखिए, सब कुछ बदल गया। काम के तरीके बदल गए, घूमने के तरीके बदल गए, कानून नियम कायदा सब कुछ चेंज हो गया, रिजर्वेशन गायब हो गए, सब कुछ बदल गया। क्या लगता है अगले 10 सालों के अंदर क्या परिवर्तन नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि जो परिवर्तन करता है मार्केट पे वही टिकता है, बाकी सब बाहर। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जिस जगह पे नई सोच को प्राथमिकता नहीं दी जाती, उस जगह को इतिहास के पन्ने पर दर्ज होते हुए समय नहीं लगता। जिस जगह पे नई सोच को प्राथमिकता नहीं दी जाती, अगर आप पैसे कमाने के नए तरीकों को नहीं इजाद करते हैं, नए तरीकों को नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये काम बेकार है, गड़बड़ वाला, इसको नहीं करना चाहिए, तो यकीन मानिए आपको इतिहास बनते देर नहीं लगेगा। बड़े बड़े राजा निपट गए, पुराने तरीकों से काम करते थे। हम किस खेत के मूली है? कुछ नहीं है। हमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, बदलाव लेके आना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इस बिजनेस में आने से लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं कि इस बिजनेस के अंदर नहीं जुड़ेंगे, इसमें जोड़ना पड़ता है। ये आप बताते हो उनके स्वदेशी कंपनी, भारतीय कंपनी, हमारे भारत के प्रोडक्ट भारत में रहेगा तो भारत के देश का विकास होगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको मौका मिलेगा कुछ बड़ा करने का। अब फिर भी सामने वाला इंसान अगर कहता है कि मैं इस बिजनेस में नहीं जुड़ूंगा, तो वो देशद्रोही है। मैं कहता हूं वो देशद्रोही है, क्योंकि उसको पता है कि ये स्वदेशी उत्पाद है, उसको पता है कि यह भारतीय कंपनी है, उसको पता है कि ये प्रोडक्ट हमारे भारत के अंदर बनते हैं, उसको पता है कि इस कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं। फिर भी सामने वाला बंदा अगर बोल रहा है कि इस काम को मुझे नहीं करना है, इस काम में मुझे नहीं जुड़ना है, इसके अंदर मुझे इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने हैं, वो कुछ और नहीं, वो देशद्रोही है। आधिकारिक तौर पे नहीं, लेकिन सामाजिक तौर पे वो देशद्रोही है। हमारे भारतीय उत्पादों का अगर वो सम्मान नहीं कर रहा है, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उनको लेने से मना कर रहा है, वो देशद्रोही है। बोल के आया करिए आप लोग। सब कुछ पता है कि स्वदेशी है, चिल्ला रहे हैं, हमारी टी शर्ट के पीछे लिखा रहता है शीतुल सी पियो निरोग जियो। फिर भी सामने वाला अगर मना कर रहे हैं तो आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। अरे आप तो गर्व करिए कि आप इस धरती के सबसे नेक काम के अंदर हैं, जो आप लोगों को विकास में, उनके शारीरिक विकास में, उनके मानसिक विकास में, उसके आध्यात्मिक विकास में, उसके व्यवसायिक विकास में आप उनका सहयोग कर रहे हैं। अब वो भी निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है आपका। आपको डायरेक्ट इनकम नहीं आ रही, एक माध्यम है जिसके अंदर हम जुड़े। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? यही तो सिखाता है हमें कि अपने इतने अच्छे प्रोडक्ट को महसूस करिए। डायरेक्ट सेलिंग और आयुर्वेद, ये दोनों भविष्य के सबसे बड़े व्यवसाय हैं, सबसे बड़े व्यवसाय हैं भविष्य के। और भारत के अंदर आयुर्वेद 2025 तक बूम करने वाला है। मुखारी बिच रही है भैया, अमेरिका में मुखारी बेचते हैं लोग, हमारे यहां ऐसे फेंक देते हैं। यहां से मट्ठा वहां जाता है तो लोग उसको दवाई की तरह इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहां फेंक देते हैं। हमारे यहाँ का अदरक लहसन मिर्ची जो होती है ना, वहां पे पैकेट में बिकती है, बड़े बड़े मॉल में। हमारे यहाँ अरे साला अदरक है 10 रुपए का, लेते आओ। आयुर्वेद 2025 तक इस धरती का सबसे बड़ा व्यवसाय बनने वाला है, सबसे बड़ा माध्यम बनने वाला है लोगों को स्वस्थ करने। क्योंकि दवाइयां चलेगी नहीं आगे चलने के बाद, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जब केमिकली हो जाएगा। मार्केट की व्यवस्था तो देखिए आप, पहले हमें केमिकल वाली चीज खिलाते हैं साले, केमिकल वाली चीज खिलाने के बाद फिर केमिकल ही देते हैं ठीक करने के लिए। मतलब खुद पैसा लगाओ, खुद पैसा पाओ, फिर वापस लगाओ। ऐसे चक्कर में आप घूमते रहेंगे, आप उनके लिए बस एक माध्यम बनेंगे और कुछ नहीं। आप उनका शिकार बन रहे हैं जाने अनजाने में। यस माय डियर फ्रेंड। तो आयुर्वेद भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय है बढ़ते हुए क्रम में। और दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग।
देश का सबसे उभरता हुआ व्यवसाय है। डीएन सर बता रहे थे अभी पिछले बनारस में, पूंजीपतियों की तो नजर ही नहीं गई अभी इनके अंदर। पूंजीपति तो अभी दिमाग ही नहीं लगा रहे इसके अंदर। अभी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये बिजनेस चल रहा है। जिस दिन पूंजीपतियों ने इस बिजनेस को ध्यान लगा दिया ना, आउटलेट नहीं खुलेंगे, C&F खुलेंगे, बड़े बड़े C&F खुलेंगे और एक क्षेत्र को कब्जा करके पूरे करोड़ों की संस्था ले ली जाएगी। एक बार में हम बैठे रह जाएंगे मुंह ताकि, पहले भी ताके रहते थे, आज भी ताके रहेंगे। हम भारतीय लोग हैं, हम बाद में विश्वास करते हैं जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश आगे निकल जाता है, हम बाद में विश्वास करेंगे। और आयुर्वेद और डायरेक्ट सेलिंग, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि डेडली कॉम्बिनेशन, वो देने वाली भारत की एक ही संस्था, एक ही कंपनी है, वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। देर नहीं करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। हमें देशद्रोही बनने से बचना है और लोगों को देशभक्त बनाना है, देशद्रोही नहीं बनाना है। उनको समझाना है, प्यार से समझाना है। समस्या क्या है कि हमारे यहां के लोगों को पता ही नहीं है कि उनको पता क्या क्या नहीं है, तो कुछ पता भी नहीं कर पाते। हमारे यहां के लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या क्या पता नहीं है, तो वो कुछ पता भी नहीं कर पाते और उनको खुद के खोल में जीते रहते हैं, कुएं का मेढक बन के जीते रहते हैं। उनको लगता है कि बस सर्वोपरि हम ही है, सारा ज्ञान हम ही को। नहीं है भैया, हमने दुनिया देखी है, प्रदेश से बाहर गए नहीं है बेचारे। हमें मत पढ़ाओ, 4 किताबों की अभी सवाल पूछ लीजिए, बनेगा नहीं। कुछ नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा माय डियर फ्रेंड, लेकिन देखना पड़ेगा। दुनिया बहुत बड़ी है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये समंदर है। हम बाहर से देखेंगे तो हमें लगता है कि हमने सब देख लिया, लेकिन जब डुबकी लगाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज थी। विशाल इंडस्ट्री। मैं इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री भारत की 2 सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों को भी पीछे छोड़ दी है। कौन सी? म्यूजिक इंडस्ट्री, जिसके पीछे आज हर व्यक्ति दीवाना है, हर युवा दीवाना है। दूसरा फिल्म इंडस्ट्री, हर व्यक्ति टिकटॉक में वीडियो बना रहा है, हर व्यक्ति टिकटॉक में वीडियो बना रहा है। लग रहा है कि सलमान खान की नजर पड़ जाएगी तो सलमान खान फोन करेगा, भाई आजा, भाई आजा, तू बढ़िया डांस कर रहा है, तुझे मैं अपने पिक्चर के अंदर चांस देने वाला हूं। बना रहा है हर व्यक्ति फिल्म, जबकि एक समय पे इसी म्यूजिक इंडस्ट्री को, इसी फिल्म इंडस्ट्री को मजाक समझ के बैठे थे। सोचिए, 1913 में फिल्म इंडस्ट्री आई थी भारत के अंदर, करीबन 100 साल से ऊपर निकल गया, और तब से लेके आज तक संघर्ष करते ये इंडस्ट्री मात्र, आज का जो टर्नओवर है, मात्र दे रही है 14,000 करोड़। कौन? म्यूजिक नहीं, सॉरी, फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री 1913 से चलती है, कहां तक आती है? 2022 तक चलती है। आज इसका टर्नओवर मात्र जा रहा है कितना? 14,000 करोड़। यस। दूसरा म्यूजिक इंडस्ट्री, लोग गा रहे हैं गाना, म्यूजिकली में गाना गा रहे हैं, लगता है नंबर लग जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा, छोटे मोटे सिंगर तो हम ही, अरिजीत सिंह तो हम भी बन सकते हैं भैया। उस इंडस्ट्री का आज टर्नओवर, जो 1906 से इंडस्ट्री चल रही है, उसका जो मात्र टर्नओवर आज जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जो कंट्रीब्यूशन है, वो है मात्र 280 करोड़ का। जबकि दोनों इंडस्ट्री 100 साल से ऊपर निकल गई, और एक इंडस्ट्री अभी कदम रखती है कब? 1996 पे। 1996 पे आती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत के अंदर। विश्वास नहीं किया, समाज ने स्वीकार नहीं किया, नौकरी भी तो नहीं किया था शुरुआत में समाज ने स्वीकार, लेकिन जिस दिन समाज ने स्वीकार किया, तो जिस प्रकार से नौकरी को स्वीकार करने के बाद हर घर में एक नौकरी वाला बंदा पैदा हो रहा है, जिस दिन समाज ने इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को स्वीकार किया, हर घर में डायरेक्ट सेलर भी पैदा होगा। इंतजार करो भाई साहब, पेशेंस रखो। तो ये 2 इंडस्ट्री जो 100 साल पहले से चल रही हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री और दूसरी फिल्म इंडस्ट्री, उन दोनों इंडस्ट्री को पीछे छोड़ के 1996 में एक इंडस्ट्री आती है, मात्र 26 साल हुए इस भारत के अंदर चलते हुए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने आज 18,000 करोड़ का टर्नओवर पार कर दिया। और मजे की बात, 75 लाख लोगों को रोजगार भी दिया, स्थायी रोजगार। सोचो, जहां एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री में रोज मारकाट मची हुई है, रोज गोलियां ठोक देते हैं, रोज उड़ा ले जाते हैं, कहीं ड्रग्स खिला देते हैं, रोज गालियां हो रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा, रोज न्यूज आप तो देखते ही होंगे।
आज तक एक खबर नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी बंदे ने फांसी लगाई होगी, किसी आतंकवादी का कॉल आया होगा, भैया उठा लेंगे पैसा दो, उसको पता है आतंकवादी कॉल करेगा तो उसको खुद उठा लिया जाएगा, ज्वाइनिंग करवा देंगे भैया। डायरेक्ट सेलर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, और डायरेक्ट सेलर अगर युवा हो ना, और समझदार युवा हो, सबसे महत्वपूर्ण। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि तलवारों के साये पे इतिहास हमारा बनता है, कि तलवारों के साये पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को जागने की आवश्यकता है, इस इंडस्ट्री की पावर को समझना ही पड़ेगा, नहीं तो पश्चाताप। क्योंकि जब इंसान कुछ गलत कर रहा होता है, जब इंसान कुछ गलत कर रहा होता है, उस समय उसको पता नहीं चलता, उसको तब पता चलता है जब गलत हो चुका होता है। तो हमें ऐसा इंतजार नहीं करना भैया। तो दोनों इंडस्ट्रियों को पीछे छोड़ के आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 18,000 करोड़ के टर्नओवर को पार करके आज 2022 में अपने नाम का झंडा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज कानून आ गया। लोग बोलते हैं अनपढ़ों का काम है, अरे काय अनपढ़ों का काम है भैया? अनपढ़ों का काम नहीं है ये। बाल आप पहले भी कटाते थे, बाल आप आज भी कटाते हो, कपड़े आप पहले भी सिलवाते थे, कपड़े आज भी सिलवाते हो, बाल आप बाद में भी कटवाएंगे, आज भी कटवा रहे हो, कपड़े आप बाद में भी सिलवाएंगे। लेकिन आप सोचो, महसूस करो ना, आप महसूस करो ना एक चीज, बाल पहले कटवाने के लिए कुछ खास एजुकेशन की आवश्यकता नहीं थी, आज हेयर डिजाइनिंग का कोर्स आ गया, आज बाल काटने के लिए लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, कपड़ा सिलने के लिए डिप्लोमा ले रहे हैं भैया। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डिप्लोमा आ गया, PGDDS यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा, 1 लाख रुपए लगेगा सुलूनी यूनिवर्सिटी के अंदर, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत टाइम नहीं लगेगा, सब कॉपी कर लेंगे, DU सब में आ जाएगा ये। और मजे की बात यह है कि IMC की 6-7 बंदे वहां पे पढ़ाई भी कर रहे हैं। सोचिए, जब वो वापस आएंगे तो क्या क्राउन प्रेसिडेंट के पहले रुकने वाले? लोग बोलते हैं ये किसके लिए है? अनपढ़ों के लिए। कोई अनपढ़ों के लिए, ये समझदार लोगों का बिजनेस है। आज मैं आपको एक स्केल के बारे में बताना चाहता हूं, द स्केल ऑफ लाइफ। आपको पैरामीटर समझना पड़ेगा, अपने जीवन के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, अपने जीवन के पर्पज को समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी इंसान का जन्म इस धरती पर 2 बार होता है माय डियर फ्रेंड। पहला तो तब जब वो पैदा होता है, और दूसरा तब वो जब उसे पैदा होने का कारण पता चल जाता है। पहला तो तब जब वो जन्म लेता है, दूसरा तब वो जब उसे पैदा होने का इस धरती पे कारण पता चल जाता है, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी भी चीज को व्यर्थ यहां पैदा नहीं करता। तो हमें लाइफ के स्केल को समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। हम सिर्फ पैसे करते नहीं, पैसे करेंगे तो कहते हैं ना कि जिसके पीछे हम ज्यादा भागते वही धोखा देके चली जाती है। हमें उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देना है। काबिलियत बढ़ाइए, काबिलियत इक्वल टू आपकी आमदनी होती है। नॉलेज के पीछे भागिए, ज्ञान के पीछे भागिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए भागिए, अपने बातों को अच्छा करने के लिए भागिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए भागिए। पैसे आएंगे, नहीं तो पूरा जीवन पैसे करते रह जाएंगे, पैसा आएगा ही। और जो इंसान सिर्फ पैसा करता है, वो सिर्फ पैसे ही नहीं कमा पाता, क्योंकि उसका विचार सिर्फ पैसों में टिका होता है। पैसे इतने आसानी से आने नहीं वाले, वो तपस्या है। पुराने समय में जो लोग हैं, ईश्वर को पाने के लिए तपस्या करते थे। कैसे तपस्या करते थे? ऐसे हाथ ऊपर करते थे, पत्थर पहाड़ में खड़े हो जाते थे, और तब तक आंख नहीं खोलते थे, तब तक भजन करते, जब तक रटते रहते थे भगवान का नाम, जब तक साक्षात ईश्वर आके ये ना कह दे कि खोल भाई, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, खोल आंख, मैं तेरे सामने आ गया हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। आज की जो तपस्या है, कलयुग का जो ईश्वर है, पैसा है, और पैसे से कम, ईश्वर से कम भी नहीं है पैसा। तो पैसा कमाने के लिए जब यहां पे बंदे तपस्या करना आते हैं, इस बिजनेस के अंदर तपस्या करने आते हैं, तो आंख तो बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हर तीसरे महीने आंख खोल के चेक करते हैं, भैया पैसा आया। फिर कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं, किसी और भगवान की तपस्या करते हैं, यानी दूसरी कंपनी, फिर कुछ टाइम बाद आंख बंद करके फिर एक आंख खोलते, भैया पैसा आया, नहीं आएगा। संभव ही नहीं है भैया, जब तक खुद पैसा आपके सामने आके ये ना बोल दे कि भैया आंखें खोल, तू आके फाइनेंशियल फ्रीडम तुझे मिल चुकी है, तब तक हमें लगातार तपस्या करनी ही पड़ेगी।
लगातार आपको तपस्या करनी पड़ेगी जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, नहीं हो जाते। हमें बार बार आंखें खोल के चेक करने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्लान, कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोफाइल के अंदर दम नहीं है। अगर आपको अपना ज्ञान हो गया तो कोई सामने वाला इंसान आपको पहलवान तभी नजर आएगा जब आपको अपने अंदर कमजोरी दिखती है। जब आपको अपने खुद का ज्ञान नहीं होता तो सामने वाला इंसान आपको मजबूत लगता है, बड़ा पहलवान नजर आता है। वाले भाई वो बहुत बढ़िया था, हमें खुद का प्लान नहीं पता, हमें चेयरमैन का प्लान नहीं पता, हमें सिल्वर का प्लान नहीं पता, हमें गोल्ड का प्लान नहीं पता, हमें सुपरस्टार कैसे बनना नहीं पता। उस कंपनी ने बताया, वो क्रिप्टो करेंसी वाले ने थोड़ा सा लगाओ बहुत सारा पाओ। अरे वॉरेन बफेट धरती का सबसे बड़ा इन्वेस्टर एक बात बोल के गया है। अब बोला ये है कि मैंने आज तक अपने पूरे जीवन में 18% से ज्यादा रिटर्न कमाया ही नहीं। साले कौन है जो 50% का रिटर्न देने के लिए तैयार है भैया? कौन है जो 50% का रिटर्न दे रहे हैं, जो बोलते हैं कि हर दिन मैं आपको आमदनी देने वाला हूं, हर दिन आप थोड़ा थोड़ा कमाओगे? भाग जाएगा। वो आपको लालच दे रहा है, फिरकी ले रहा है आपकी, भाग जाएगा एक टाइम के बाद। तो ये नामुराद चीजों के चक्कर में ना पड़े, अनावश्यक चीजों के अंदर ना पड़े। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, शानदार प्रोडक्ट, शानदार प्रोफाइल, शानदार प्लान अपने आईएमसी बिजनेस के अंदर है। मेहनत करना सीखिए। कंपनी को बदलना, कंपनी के बारे में ब्लेम करना, अपने लीडर अपलाइन के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना अगर हम बंद कर देते हैं तो उसी दिन से हमारे कामयाबी का स्तर निश्चित हो जाता है कि आप जाके निश्चित ही क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। तो मैं बात कर रहा था द स्केल ऑफ लाइफ, द स्केल ऑफ लाइफ आपको समझना पड़ेगा। अगर लाइफ का पैरामीटर आपको समझना है तो सबसे पहले जीवन के एक सत्य से आपको वाकिफ कराता हूं। जीवन का एक ही सत्य है कि एक ना एक दिन सबको जाना है। एक ना एक दिन इस धरती से हर व्यक्ति को जाना है, सत्य है। लेकिन विडंबना यह है कि हर व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे नहीं, पड़ोसी को जाना है। जीवन का एक सत्य है कि एक ना एक दिन हमें जाना है, लेकिन विडंबना यह है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे नहीं, पड़ोसी को जाना है। और हमारी जो घड़ी है वो 24 घंटे का ही समय बताती है। काश कोई ऐसी घड़ी होती जो हमारे शरीर के अंदर लगी होती और शरीर के अंदर से वो टिक 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 करती और बताती कि भाई साहब तेरे पास मात्र इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड का ही समय बाकी है। मैं गारंटी लेता हूं कि उस बंदे के पूंछ में आग लग जाएगी जिस दिन उसे मरने का डेट पता चल जाएगा। पूंछ में आग लग जाएगी। फिर नहीं कहेगा बहुत सारा समय है, आराम से करेंगे। नहीं, जिस काम को जितना ज्यादा हम टाइम देंगे वो काम उतना ही लेंदी होता चला जाएगा। हमें पहले बाउंडेशन खड़ा करना पड़ेगा, उस काम को इतने समय के अंदर खत्म करना है। अब माय डियर फ्रेंड, ये समय हमको मिलता है, ये जीवन हमें मिलता है बड़े सौभाग्य से, क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है कि मुर्गा रहे हो, बकरा रहे हो, जिसको हमने खाया वही रहे हो, कोई गारंटी नहीं हम क्या थे। लेकिन अधिकतर लोग कह देते हैं कि हमारी किस्मत खराब है भैया, इंसान के रूप में जन्म मिल गया, अभी भी किस्मत खराब है। धिक्कार है भैया, धिक्कार है आपके ऊपर। इंसान के तौर पे जन्म मिल गया, इससे अच्छी किस्मत आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकती। यस, इंसान के तौर पे हमें जन्म मिल गया, इस जन्म का हमें सार्थक कारण ढूंढना पड़ेगा। वो कारण आपके पास अगर नहीं होगा तो आपका जीवन निरर्थक है। अगर आज आपके जीवन को मैं 100 सालों के अंदर डिवाइड करता हूं, यानी कि 20-20 से कोऑर्डिनेट में डिवाइड करता हूं कि पहले 20 साल जो आपके जीवन के होते हैं ना, वो आपके माँ बाप के ऊपर आश्रित होते हैं, 20 से जो 60 का समय होता है वो आपको वर्किंग पीरियड होता है। लेकिन जो लास्ट के 80 का 100 साल होता है वहां पे हम फिजिकली चैलेंजेस से जूझ रहे होते हैं। ना हमारे शरीर में दम होता है, ना हमारे दिमाग में दम होता है, हम बस एक लाश की तरह होते हैं, जिंदा लाश की तरह होते हैं। उसको आप छोड़िए, वो होता भी नहीं, किसी के साथ निपट जाते हैं पहले। लेकिन उसके पहले यानी कि 60 से 80 बीच का जो समय होता है वहां पे हम अपने बच्चों के ऊपर आश्रित होते हैं। कोई भी बड़ा निर्णय अपने बच्चों से लेकर ही आगे बात बढ़ाते हैं, सोचिए। लेकिन 20 से 60 के बीच का समय यानी कि 40 वर्ष आपके लिए गोल्डन टाइम होता है, लाइफ चेंजिंग समय होता है। कब? 20 से 40 के बीच का जो समय होता है, 60 के बीच का समय, यानी कि 40 वर्ष आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। गोल्डन, यहां पे आपको जो कुछ उखाड़ना उखाड़ लीजिए, उसके बाद पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा, समझिए। लेकिन इन 40 सालों के अंदर हम अपने हिसाब से पहन सकते हैं, अपने हिसाब से खा सकते हैं, अपने हिसाब से घूम सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम शादी कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम नौकरी कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। लेकिन इन 40 सालों को हम लगा कहां रहे हैं? गुलामी करने में।
नौकरी करने में, दान दे देते हैं, ले जाओ, आपको 10 करोड़ रुपए दूं और बोलो कि उंगली काट के दे दो, आपका पसीना सूख जाएगा, आपका गला सूख जाएगा। भैया एक छोटी सी उंगली की कीमत आप करोड़ों में नहीं कर सकती, इतने बड़े शरीर को आप पैसे दे जाओ, तो ले जाओ भैया, ले जाओ, अपने हिसाब से करना, रखी रहेगी पूरी की पढ़ाई, कोई मतलब नहीं निकलता। ये 40 साल आपके जीवन की स्वतंत्रतापूर्ण होने चाहिए, सबसे शानदार 40 साल होते हैं ये, 20 से 60 के बीच का समय। लेकिन इन समय को हम कहां लगा देते हैं? काम करने में, मेहनत करने में, लगातार मेहनत करने में। और मेहनत क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसे चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरानी प्रथा जो चल रही आ रही है, पैसा कमाना है मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमाना है मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमाना है मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग में डाल दिया जाता है बार बार आपके, तो आप दिन भर मेहनत करते हो। सोचिए, जिस कमरे के अंदर मैं बैठा हुआ हूं, यहां पे रोशनी की आवश्यकता है, प्रकाश की जरूरत है, यस बिल्कुल है। तो क्या मैं उस रोशनी के लिए बार बार मैं चिमनी जला रहा हूं? क्या बार बार मैं मोमबत्ती जला रहा हूं, लाइटर जला रहा हूं? नहीं ना। जिस कमरे के अंदर मैं आज बैठा हुआ हूं, इस कमरे के अंदर पंखे की, हवा की जरूरत है, तो क्या मैं इस पंखे के लिए बार बार मैं घुमा रहा हूं डंडा लेके? नहीं ना। हमने क्या किया? एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमने लाइट फिटिंग करा दी, बल्ब लगा दिया, बटन है, मैंने बटन दबाया, लाइट जल गई, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मतलब बढ़िया काम कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। आपके जीवन को चलाने के लिए एक फ्यूल का काम करता है पैसा। अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो ये तो नहीं कहते कि मैं तेल डलाने के लिए गाड़ी खरीद रहा हूं। गाड़ी खरीदने का मतलब ये होता है कि आप अपने मंजिल पे पहुंचना चाहते हो, और जो तेल होता है वो फ्यूल होता है, आपकी गाड़ी को चलाने का माध्यम होता है, संसाधन होता है आपका बस। ठीक उसी प्रकार से पैसा एक माध्यम है आपके जीवन को चलाने का, सिर्फ एक माध्यम है। उस पर इतना ज्यादा परेशान मत होइए। 2-4 साल के अंदर कमा के पैसे वैसे से मुक्ति ले लीजिए, मुक्त हो जाइए माय डियर फ्रेंड। पैसा कमाने के लिए आपको दिन भर एक्टिव रहने की आवश्यकता नहीं है। हमने हर चीज के अंदर विज्ञान ढूंढा है। आज ये रिमोट ऑटोमेटिक चलता है, ये मोबाइल ऑटोमेटिक चलता है, ये घड़ी ऑटोमेटिक चलता है, ये बल्ब ऑटोमेटिक चल रहा है, ये पंखा ऑटोमेटिक चल रहा है। मुझे बार बार उंगली करने की जरूरत नहीं है इन सारी चीजों के अंदर, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर विज्ञान ढूंढा है। तो आप भी पैसों के अंदर विज्ञान ढूंढ लीजिए। पैसों का विज्ञान किसके ऊपर डिपेंड है? नेटवर्क के ऊपर माय डियर फ्रेंड। पैसों का विज्ञान यही कहता है, अगर आप अपने समय को बड़ा कर लेते हो, तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। और समय कब बड़ा होगा? जब आपके पास लोग होंगे। लोग कब बड़ा होगा? जब आप किसी नेटवर्क बनाने वाले काम के अंदर होंगे। तो आईएमसी क्या कर रहा है आपके साथ? यही तो कर रहा है। तो आपको आईएमसी के तौर पे एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जहां पे आप अपने समय को बड़ा कर सकते हैं, अपने टाइम को बड़ा कर सकते हैं, अपने लाइफ के स्किल को बड़ा कर सकते हैं, और एक बड़ी आमदनी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पैसा जीवन का एक फ्यूल है, वो आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। आपका लक्ष्य कुछ सार्थक होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ विशेष होना चाहिए। लोग बोलते हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पूछता हूं क्यों कर रहे हो? बोले नौकरी करेंगे। मैं नौकरी क्यों करना है? पैसे कमाने के लिए। बोले भैया मत कर, वैसे दिमाग में, वैसे हमारे देश में वैसे इतना मेलजोल गड़बड़ चल रहा है पैसों का, ऊपर से तू भी लग जाए उसी लाइन पे और नाटक हो जाए, गड़बड़ है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, हमें कुछ काम करने होंगे। मैं फटाफट 10 मिनट के अंदर वो भी आपको बता देता हूं। काम ये करने पड़ेंगे, अपने आदतों पे सुधार करना पड़ेगा। यानी कि यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ, यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ इफ यू कैन चेंज योर हैबिट, देन यू कैन चेंज योर लाइफ। यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ। अपने जीवन को आप नहीं बदल सकते। अपने जीवन को बदलना आपके हाथ पे नहीं है, लेकिन आपकी आदतों को सुधार करना आपके हाथ पे है। यानी कि यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ, देन यू कैन चेंज योर लाइफ। इफ यू कैन चेंज योर हैबिट, देन यू कैन चेंज योर लाइफ। हर व्यक्ति अपने आदतों का गुलाम होता है भाई साहब। उसको पता ही नहीं होता कि मैं आदतों का गुलाम हूं। जब तक वो खुद कर रहा होता है, सब कुछ अच्छा लगता है, उसके साथ हो जाता है तो उसको पूरा लग जाता है। यही आदतें तो होती हैं। आदतें ऐसी कि जहां पे बार बार हमें दिमाग लगाने की भी आवश्यकता ना पड़े। यस, बार बार दिमाग लगाने की आवश्यकता ना पड़े। शराब की आदत, गुटखे की आदत, गाली देने की आदत, ये सारी आदतें हैं। ये पता नहीं कब निकल जाता, मुंह से पता ही नहीं चलता लोगों को, सोचना भी नहीं पड़ता। और मजे की बात, ये जो नशे वाले लोग होते हैं ना, जो 10 मिनट बैठ नहीं सकते मीटिंग हॉल के अंदर, आईएमसी भी नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आदतों के अंदर सुधार करना पड़ेगा।
एक शराबी था, बहुत ज्यादा शराब पीता था। एक दोस्त ने उसको पकड़ा और बोला चल तुझे डॉक्टर के यहाँ लेके चलते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट को जाके बताते हैं कि भैया इसको सुधारो, ये बहुत शराब पीता है। डॉक्टर ने उसको समझाया, वो नहीं माना। डॉक्टर ने सोचा कि इसको डेमो करके दिखाते हैं। एक गिलास लेता है, उसमें शराब डालता है, 2-4 कीड़े डाल देते हैं और शराबी को बोलते हैं कि देखो ये कीड़े कैसे तड़प तड़प के मरते हैं, तुम्हारी भी मौत ऐसी होगी, दारू छोड़ दो, ये कच्ची उच्ची पीना बंद करो। तो शराब बड़े गौर से देखता है वो शराबी और शराब को हाथ से छिड़ाता है, उससे कीड़े बाहर निकालता है और पी लेता है, पी जाता है वो शराब को। और शराब पीने के बाद बोलता है कि डॉक्टर साहब शराब सबको पीने चाहिए, सबको पीना चाहिए शराब, क्योंकि ये शराब हमारे पेट के कीड़े को मार देगा। सोचिए, आदतों में बाज नहीं आने वाले हैं, लेकिन तरीके हमें पीने के निकाल लेने हैं, नहीं चल पाएगा। हमें आदतों में सुधार करना पड़ेगा। 4 हैबिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 हैबिट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, पहली आदत प्रोस्पेक्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिंग। सबसे गंभीर विषय है इस बिजनेस का। प्रोस्पेक्टिंग हमारी रीढ़ की हड्डी है, प्रोस्पेक्टिंग हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा ब्लड है इस बिजनेस के अंदर। प्रोस्पेक्टिंग करना बंद तो हमारा विकास रुक जाएगा। और खैर मजा भी तो आना चाहिए, नए नए लोग मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको प्रोस्पेक्टिंग करने से। और प्रोस्पेक्टिंग के लिए कोई विशेष टाइम नहीं निकालना चाहिए कि मैं ड्यूटी करता हूं सुबह 9 से 6 के करूंगा, बाकी बाद में नहीं करूंगा। हर सर अपलाइन का फोन है, प्रोस्पेक्टिंग किया, बोला हाँ सर टाइम हो गया, घर आ गया वापस। नहीं, ये बिजनेस आपका है, ये सिस्टम आपका, परिवार आपके, सपने आपके हैं, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी इसको पूरा करने की। यस, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, हर टाइम करना पड़ेगा। रात में कोई मैसेज करता, रात में उससे बात करिए, दिन भर उससे बात करिए, दिन भर प्रोस्पेक्टिंग करिए। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग करने जब आप जाइए तो वहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये है कि अहम, वहम और शर्म, इन चीजों को बढ़िया बढ़िया पोटली में भरना है और पोटली में भर के गंगा के आगे छोड़ देना है कि भैया गया। कामयाबी चाहिए तो 3 तो त्याग करने ही पड़ेंगे। कौन से? अहम, वहम, शर्म। अहम मतलब अहंकार। अहंकारी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। जिस दिन ज्वाइन करे, जिस दिन आईडी पासवर्ड उसके पास जाए, अहंकार को त्याग देना है, फटाफट छोड़ देना है अहंकार को। नहीं, अहंकार होना नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार आपको लोगों से बात करने से रोकता है। क्योंकि हमारा एक प्रथा है ना, हमने अगर आगे से बात कर ली तो सामने वाला इंसान हमको बेवकूफ समझेगा। हम बोलते हैं हम हैं बेवकूफ, क्योंकि समझदार लोग नौकरी करते हैं, बेवकूफ ही पैसा छापते हैं, बेवकूफ ही पैसा बनाते हैं। तो कोई बोले बेवकूफ हो तो बोलो हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेवकूफ बोला आपने हमें। अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अहंकार के साथ इस बिजनेस के अंदर हम काम नहीं कर सकते और प्रोस्पेक्टिंग भी आप नहीं कर सकते। दूसरा होता है वहम। अगर आपके अंदर डाउट है, अगर आपके अंदर शंका है, अगर आपके अंदर संशय है, भगवत गीता में एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि संशय विनाश्यते, यानी कि शंका करने वाले इंसान का विनाश निश्चित है। वो शंका ही करता रह जाएगा, उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। शंका नहीं करना चाहिए कभी। अरे हजारों लोग बेवकूफ एक साथ नहीं हो सकते ना, एक साथ गधे नहीं हो सकते। हजारों लोग एक साथ मूर्ख नहीं बन सकते ना। संशय नहीं करना चाहिए। हमें अपने नॉलेज को गेन करने के लिए हमें खुद मेहनत करना चाहिए और जितने भी डाउट है अपने अपलाइन के साथ बैठ के क्लियर करो भैया, बात खत्म करो। संशय विनाशते, संशय विनाश कर देगा। संशय नहीं रखना चाहिए। अगर संशय है तो आपका आत्मविश्वास गिरेगा। आत्मविश्वास गिर गया, आत्मविश्वास अगर गिर गया तो 100% आप जिस व्यक्ति के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं आपको मना कर देगा, बोले नहीं जुड़ना। अगर तुझे ही विश्वास नहीं है तो तू मुझे क्या यकीन दिलवाएगा। शर्म, अहम, वहम, शर्म। अहम गया, वहम गया, अब शर्म। शर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता, उसके तरीके होते हैं। अगर आप इस बिजनेस को वेल ड्रेसअप होके, आत्मविश्वास के साथ, नॉलेज के साथ, अपने ज्ञान के साथ अच्छे से करते हैं, क्योंकि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, इसकी प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण होती है। अगर हम इसकी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, सही तरीके से बात, अगर हम कहीं भी नाले के बगल में बैठ के प्लान देना शुरू कर देंगे तो भैया क्या समझेगा वो हमारी वैल्यू, सोचेगा यही नाले वाला काम है, ये गलत है। ये हमें उस व्यक्ति को बोलना चाहिए कि संडे को मैं आपसे मिलूंगा, एक गाड़ी लेके, गाड़ी के अंदर भरिए, सीएनडब्ल्यू के अंदर लेके जाइए, चाय कॉफी पिला के उसको प्लान दीजिए। 99.9% चांस है कि वो व्यक्ति जुड़ेगा, क्योंकि हर इंसान बड़ा ही देख के किसी काम के अंदर आता है, छोटे मोटे से कोई नहीं आता भैया, कोई नहीं आता। तो शर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए और प्रोस्पेक्टिंग हमें सही तरीके से करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी जो हमारी हैबिट है, पहली तो हमारी प्रोस्पेक्टिंग, दूसरी हैबिट है कॉलिंग।
लगातार फॉलो, बहुत बड़ी गलती करते हैं भैया। हम लोगों को जोड़ते तो जाते हैं, यानी कि हम पेड़ लगा रहे हैं 100 किलोमीटर तक, पेड़ लगाते जा रहे हैं और पानी डालना ही भूल गए। 100 किलोमीटर तक आपने पेड़ लगा लिया, 100 किलोमीटर के बाद जब वापस आप आते हैं फिर देखते तो पेड़ सूखे मिलते हैं आपको, क्योंकि हमने पानी नहीं डाला, हम तो बस लगाते चले गए। तो ज्वाइनिंग जो आप कर रहे हैं ना, उसकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। फटाफट मैं क्लियर करूंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है। सेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, कॉलिंग, तीसरी जो हमारी हैबिट है वो है सेलिंग। सेलिंग को आप छोटा मोटा काम मत समझिए। इस धरती में कभी मैन सक्सेसफुल नहीं होते, बिजनेसमैन सक्सेसफुल होते हैं भैया। बिजनेसमैन सक्सेसफुल होते, इसमें मैन सक्सेसफुल नहीं होते। बिजनेसमैन यानी जो सेलिंग करता है, उत्साह का आदान प्रदान करता है, किसी उत्पाद को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करता है, उसको खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेलिंग एक कला है, इसको सीखिए। सेलिंग करने वाला इंसान इस धरती के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्किल आ जाती है। किसी एमबीए वाले से आप जवान बहुत टाइम तक नहीं लड़ा सकते, उसके बाद जवाब होते हैं भैया बहुत सारे। तो सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा वर्किंग, काम चोरी छोड़िए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपनी आदतों के अंदर काम करने की भी आदत डालिए। जो हम घर के अंदर सो के उठते हैं ना, आंख खोलते हैं, बिस्तर के अंदर आग मेज के फिर बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि आज रमेश से मिलना है। फिर हम ही सोचते हैं अरे रमेश तो खेत गया होगा, चलो सुरेश के पास चलते हैं। फिर चलो सुरेश के पास चलते हैं, फिर याद आता है साला सुरेश तो आज नौकरी पे गया होगा। फिर 10 मिनट बाद अरे सुरेश नहीं, चलो महेश के पास चलते हैं। अरे महेश तो दुकान खोला, वो सुनेगा नहीं। अरे हटाओ साला, किसी से नहीं मिलना, चुपचाप चद्रा डालो, सोते आराम से। नहीं, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। घर से बाहर आप अगर निकलते तो महेश, सुरेश, रमेश आपको ना मिलते, लेकिन कुछ लोग तो मिलते, लेकिन घर छोड़ते तब मिलते ना भैया, ऐसे तो नहीं मिलते ना। घर पे बिस्तर पे लेटे लेटे कोई नहीं आएगा। इतने बड़े महारथी आप तो हुए नहीं अभी कि कोई आए भैया मुझे ज्वाइन करना आप ही के साथ, ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको रमेश, महेश और सुरेश से अगर मिलना भी था तो आपको बाहर निकलते, हो सकता है वो 3 ना आते, लेकिन कोई तो रास्ते में टकराता, किसी से तो आप मिलते, किसी से तो आप बातचीत करते। तो कंफर्ट जोन छोड़िए। कंफर्ट जोन यानी कि घर पे जो पड़े रहते हैं ना, घर होता क्या है हमारा, घर मतलब थक हार गया तो चलो घर पे आराम करो। अगर घर पे ही पड़े हैं तो थक हार कहां रहे, मतलब घर पे ही हमारा जीवन कट रहा है। जब तक आप अपना घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आप लाखों घर को नहीं जोड़ेंगे। जब तक आप अपना घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आप लाखों घर को नहीं जोड़ेंगे। अगर आप लाखों घर को जोड़ना चाहते हैं, लाखों घर को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो अपना घर छोड़ दीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, अपने घर को छोड़ दीजिए। और बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता है, कुछ लिमिटेशन है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपडेशन लेके आइए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अभी सर ने बोला था कि पुराने बंदर बहुत समय तक नहीं चल पाते, हमें अपडेशन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। 1996 से भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन काम के तरीकों के अंदर परिवर्तन आया है। पहले लोग रास्ते पे मिलते थे, लेकिन आजकल लोग सोशल मीडिया पे मिलते हैं। जो हरा कलर का पॉइंट होता है मतलब रास्ते पे चल रहे हैं, वो ऑनलाइन चल रहे हैं। तो आप अपने काम के तरीकों को बदलिए, बातचीत की। अपना घर, गाड़ी, पैसा, बगल ऐसे लोग नहीं जुड़ते आपके साथ। आजकल लोग घर, गाड़ी, बगला देख के नहीं जुड़ते, कोई खरीद लेगा। आज 2 नंबर के काम इतने चल रहे हैं मार्केट में कि कल बंदा भिखारी था, आज अंबानी बन जाए पता ही नहीं चलेगा। इतने सारे रास्ते हैं मार्केट पे, इतने सारे रास्ते हैं मार्केट पे। समझिए इस चीज को, समझिए इस चीज को। अब लोगों को अब आप नए तरीके से प्रेजेंटेशन दीजिए। आप बाकायदे पीपीटी तैयार करिए, उनको उनके हेल्थ के बारे में, उनके वेल्थ के बारे में जानकारी दीजिए। जब तक आप सही तरीके से उनको ज्ञान नहीं देंगे, यकीन मानिए आप भी किसी दिन इतिहास बन के रह जाएंगे। आप इस पेज से सीखिए ना माय डियर फ्रेंड, इस पेज से सीखिए। कोरोना के समय में क्या ये अकेला पेज था जो बना था? हजारों लोगों ने पेज बनाया था, लाखों लोगों ने पेज बनाया, लेकिन आज मार्केट में दिख क्या रहा है? डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज। क्यों? क्योंकि यहां पे कंसिस्टेंसी थी, लगातार लोगों ने मेहनत किया, लगातार लोगों ने प्रयास किया, लगातार लीडर्स यहां पे आए, सर ने अपने आशीर्वाद को यहां पे बरसाया है, लोगों ने सीखा, हजारों लोगों की जिंदगियां बदली। तो ऐसे कंसिस्टेंसी लेके आइए। और जाते जाते मैं कहूंगा 5000 बार लगातार हर बार 5000 बिजनेस वॉल्यूम की गांठ बांध लीजिए।
करना है तो 5,000 करना है, सिर्फ 5,000 करना है, सिर्फ 5,000 करना है। इसको अपने भेजे के अंदर, अपने साइकोलॉजी के अंदर डाल लीजिए कि हमें अगर करना है तो 5,000 ज्वाइनिंग करना है तो 5,000 टीम के अंदर प्रमोट करना है तो 5,000 हमारे मुख से निकलना अगर शुरू हो जाए ये 5,000 तो आपके अंदर परिवर्तन 100% आ जाएगा। और यही 5,000 बिजनेस वैल्यू आपके बिजनेस के अंदर 5 गुना ग्रोथ लेके आएगा। 5 गुना ग्रोथ, यानी कि 1,000 बीवी के लिए प्रमोट करते थे, आ गया 1,000 बीवी कभी बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। 1,000 बीवी यूं कर देते हैं लोग, यूं कर देते हैं। तो समझिए इस चीज को, 5,000 बीवी के लिए प्रमोट करिए, दिल खोल के प्रमोट करिए। तो माय डियर फ्रेंड, सफलता अगर आपको चाहिए, इससे बढ़िया अवसर आपके लिए कहीं नहीं होगा। और लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सभी के लिए, क्या है चांद, क्या है चांद, क्या तुझे भी गुरूर है? क्या है चांद, क्या तुझे भी गुरूर है? क्या तेरे अंदर छिपा भी कोई नूर है? अरे झांक के देख इस डीएन सिंह पेज के अंदर, अरे झांक के देख इस डीएन सिंह पेज के अंदर, इस पेज के अंदर बैठा हर एक बंदा आईएमसी का कोहिनूर है, हर एक बंदा आईएमसी का कोहिनूर है। माय डियर फ्रेंड, हमारे अंदर, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पावर है, बहुत जज्बा है। अपने आप को युवा बनाइए, अपने आप को सीखने के लिए प्रेरित करिए, अपने आप को मार्केट में लेके आइए और अपने पोटेंशियल को, अपनी शक्ति को पहचानिए। यकीन मानिए, हम तो यही कहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हर व्यक्ति कोहिनूर है। लग जाइए, डट जाइए और मेहनत करिए। और लास्ट में एक शानदार जबरदस्त गाने के साथ मैं आज के प्रोग्राम को समापन करूंगा। और एंड ऑफ द पॉइंट मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा हेबा मैडम जी का, कश्यप जी का, जिन्होंने इस शानदार प्लेटफॉर्म पे मुझे अवसर दिया आप सभी से बात करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान में अपने पहचान के स्तर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये पेज वास्तव में पेज है, बाकी सब तो डुप्लीकेट है। ये पेज वाकई में पेज है, बाकी सब डुप्लीकेट हैं। न जाने कितने लोगों ने प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वो डीएन सिंह सर की कृपा थी जो आज ये पेज इस मुकाम पे पहुंचा। शेष लास्ट में यही कहूंगा, आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से। लग जाइए, डट जाइए, पूरे परिवार को इन्वॉल्व करिए। मैं भी आपके लिए एक विश्वास का कारण हूं कि अगर एक पिता अपने बच्चे को इस बिजनेस के अंदर डाल सकता है तो ये बिजनेस नेक वाला होगा, तभी डालता है। अगर कोई गलत काम करता तो अपने बच्चे को आईपीएस पीसीएस ही बनाना चाहता है। ये नहीं बोलते कि भाई मेरे बिजनेस में आ जा, सब कुछ छोड़ के मेरे बिजनेस में आ जा। और शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो मैं अपने पोटेंशियल को आंक भी नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड, धन्यवाद, वंदे मातरम, गुड एमसी, जय हिंद, जय भारत। एक जबरदस्त सॉन्ग के साथ इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। जागो रे, यस, उठो और जागो रे, और 5,000 बिजनेस वैल्यूम के लिए भागो रे। थैंक यू डीएम सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हेबा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप शर्मा जी, गुड एमसी सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम आईएमसी, थैंक यू सर, गुड एमसी। शिवानी केओटी न्यू, थैंक यू सो मच। विनोद पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को आभार। थैंक यू सो मच फॉर आईएमसी। यस, शैलन मिश्रा जी गोरखपुर, जबरदस्त। चित्रा मैडम, गुड एमसी, आशीर्वाद बनाए रखें मैडम। शैलन मिश्रा जी, यस। सतीश भाई, गुड एमसी। अभी मत जाइए सर। अरे सर, मैं आपके पास हूँ, आप जब मुझे याद करेंगे मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद पटेल जी। सतीश के किशोर, यस यस, जागो रे। प्रियंका मैडम, गुड एमसी। चित्रा, यस, चित्रा मैडम, गुड एमसी। राधे श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार इतना वैल्यूबल टाइम हमें देने के लिए, हमें सुनने के लिए और हमारे विचार, हमारी सोच से रूबरू होने के लिए। शेष, जय हिंद, जय भारत, गुड एमसी, थैंक यू।